अब मुझे ये बताओ जल्दी से, सिर्फ ना तुम लोगों ने 2 पेजेस समझने हैं, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, ये गौर से समझना है। देखो हार्ट के ऊपर आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी का क्या इफेक्ट है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, एनहेंस आपके कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है। मुझे बताओ कि ये वाले एक्शन कहाँ पे होंगे, अगर मैं इनको ब्लॉक करना चाहूँ तो कब ब्लॉक करना चाहूंगी? ये तो एगेनिस्ट इफेक्ट है ना, अगर मैं ब्लॉकर दूंगी तो क्यों दूंगी? कौन सा ऐसा केस है जिसमें मैं चाहूंगी हार्ट रेट कम हो जाए, जिसमें मैं चाहूंगी मेरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाए, इस पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम हो जाए? कब, ऐसा कब चाहूंगी मैं? टेकिकार्डिया। हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ट्रैकीकार्डिया में हम लोग बेटे ऐसे चाहते हैं। दूसरी बात है, आप लोग आगे सीवीएस में जाके पढ़ोगे मेरे साथ, कि एरिथमियाज हो गए जैसे ट्रैकीकार्डिया हो गया। दूसरा ना एंजाइना हो गया। एंजाइना में पता है आप लोगों को अंडरलाइंग मसला क्या चलता है? मसला ये चलता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना, उनमें इम्बैलेंस आ जाता है। यानी ऑक्सीजन इतना आ नहीं रहा होता जितना कि आपके कार्डियक मसल्स को काम करने के लिए चाहिए। या तो हम ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, अगर हम ऑक्सीजन ना बढ़ा सके ना, तो हम हार्ट के काम को कम कर देते हैं। सो काम को कम करने के लिए जाहिर है हमें ब्लॉकर देने पड़ेंगे, ताकि इसका हार्ट रेट कम हो जाए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाए, ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाए, और एक बैलेंस सप्लाई और कंजप्शन में बन जाए। तो ये ब्लॉकर हमें कहाँ पे चाहिए होंगे? एंजाइना में चाहिए होंगे, एरिथमिया में चाहिए होंगे। इसी तरह आपका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसमें यही होता है कि आपका हार्ट बेचारा फेल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी बॉडी की तरफ से लोड आता है, इसलिए ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और एंड पे फेल हो जाता है। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम सीवीएस में सारा पढ़ेंगे, तो इसकी एक्टिविटी को हमें कम करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या देते हैं? सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स देते हैं। सो ये इसके यूजेस हैं, अभी आप लोग आगे मुझे इंटरप्रेट कराएंगे कैसे। दूसरी बात है कि अगर हम लोग बात कर लें किसकी, ज़ाहिर है आई की बात कर लें, तो आई में आप बताओ सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है? माइड्रियसिस। और दूसरा आपके इंट्राक्यूलर प्रेशर को रेज करती है। अगर मुझे इंट्राक्यूलर प्रेशर को कम करना पड़े तो कौन से डिजीज में कम करते हैं हम? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा। इसका मतलब है ग्लूकोमा में भी हम सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स देंगे। अच्छा मुझे बताओ, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ग्लूकोमा का कौन है? पाइलोकार्प। टिमोलोल। पाइलोकार्पीन। और वैसे उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस टाइमोलॉल होती है। और उसके अलावा अगर हम उसका जो बाकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको सिंपैथेटिक ब्लॉकर भी करते हैं, पैराजूसिन टेराजूसिन वगैरह भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके अलावा हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी कहाँ काम करती है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी का बेटे यूरिनरी ब्लैडर में बड़ा रोल है। हमें पता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी यूरिनरी सिस्टम को क्या करती है? स्टॉप स्टॉप कर यूरिनरी रिटेंशन करती है ना, नेट्रोजल रिलैक्स होता है। हाँ। तो ऐसे लोग जिनको बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है, जिनमें ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन है, हमें उनमें यूरिनरी रिटेंशन नहीं चाहिए, तो हम उसमें इनको ब्लॉक करेंगे और हम उसको ट्रीट करेंगे। तो आपको वैसे समझ आ रही है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ब्लॉक करना काफी ज्यादा डिजीजेस में हेल्पफुल है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, आई रिलेटेड डिजीजेस में, ब्लडर रिलेटेड डिजीजेस में, और भी बहुत सारी जगहों में। ठीक है। अच्छा अब हम जरा बारी बारी इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और जल्दी से ड्रग्स को अप्लाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से वही बेटे बात आ गई कि अगर नॉरएपिनेफ्रीन यहाँ पे रिलीज होता है तो वो अपने रिसेप्टर पे लगेगा। अब उन रिसेप्टर्स को हमें ब्लॉक करना है, तो क्लासिफिकेशन कैसे करूं? कौन कौन से ब्लॉकर्स? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ना बेटे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा को भी ब्लॉक करेंगे। अब ये जो आपके पास अल्फा और बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट है, ये आपके पास आगे फर्दर हो सकता है 3 तरह का। अच्छा मैं तब तक मार्कर को देख लूं। अच्छा अब आपके पास ये जो इफेक्ट आएगा बेटे, ये 3 तरह का हो सकता है। अल्फा ब्लॉकर, अल्फा, अच्छा हम कर सकते हैं नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, सही है, या हम कहते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर, या हम कहते हैं अल्फा 2 ब्लॉकर। इसी तरह बीटा में भी हम इसको डिवाइड कर देंगे, नॉन स्पेसिफिक यानी बीटा 1 बीटा 2 दोनों को कर देगा, या बीटा 1 ब्लॉकर, या आपके पास मैं बीटा मार्कर 2। को डार्क ले लूं? क्या करूं बेटे? मार्कर यार मेरे डार्क पास कलर मार्कर ले लूं? कोई मार्कर काम ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, हम लोगों ने अब क्या करना है? अल्फा ब्लॉकर रखने हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 2 ब्लॉकर या नॉन सेलेक्टिव। इसी तरह बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 2 ब्लॉकर या नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर्स हमें आने चाहिए। अब यहाँ पे बेटे हम लोग पहले जरा नॉन स्पेसिफिक को डिस्कस करेंगे। लिपिन में इन्होंने डिस्कस किया हुआ, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये वाली ड्रग्स अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर देंगी, अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर देंगी, ऐसे ही है। अब ये जो नॉन स्पेसिफिक है, अल्फा 1 और 2 दोनों को ब्लॉक कर देंगी। इनको फर्दर हम लोगों ने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। हम कहते हैं नॉन कंपेटिटिव होती हैं और कंपेटिटिव होती हैं। नॉन कंपेटिटिव का मतलब कि जो compete नहीं करती, डायरेक्टली आती है बस ब्लॉक कर देती है, और जो नॉन कंपेटिटिव ब्लॉक करेंगी ना, वो इसको परमानेंटली ब्लॉक करेंगी। यानी नॉन कंपेटिटिव को हम क्या भी कह सकते हैं? इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉन कंपेटिटिव है बेटे, वो हमारे पास क्या होंगी? इरिवर्सिबल ब्लॉकर। और जो compete करेंगी वो थोड़ी देर के लिए करती हैं, सो वो रिवर्सिबल ब्लॉकर है। तो क्लासिफिकेशन में आपके पास अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। अल्फा में सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक, अल्फा 1 अल्फा 2, नॉन स्पेसिफिक में कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव, ठीक है।
अब जो आपके पास नॉन कंपेटिटिव है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपने याद रखना है हम 2 ड्रग्स पढ़ेंगे, एक हम लोगों ने पढ़नी है फिनॉक्सीबेंजामीन, एक ड्रग पढ़नी है दोनों में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनॉक्सीबेंजामीन जो बेसिकली नॉन कंपेटिटिव है, यानी कि इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, यानी इसको परमानेंटली ब्लॉक करती है। दूसरी जो कंपेटिटिव हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है फिनाइल्टमीन, ठीक है। सो फिनाइल्टमीन जो है ये कंपेटिटिव ब्लॉकर है, यानी ये इसको रिवर्सिबली ब्लॉक करती है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई भी मॉडल नहीं काम कर रहा। अच्छा, अब हम लोगों ने जो बेटे सबसे पहले पढ़नी है फिनॉक्सीबेंजामीन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पीछे से सारा समझ आया हुआ है तो ये बस आपके लिए 2 मिनट की ड्रग हो जाएगी, हम बहुत आसानी से इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। सो फिनॉक्सीबेंजामीन, जैसे मैंने अब इसके ओवरव्यू में आपने क्या याद रखना है, नॉन कंपेटिटिव है, ये रिवर्सिबली यानी इसको परमानेंटली ब्लॉक करेगी। किसको ब्लॉक करेगी? अल्फा 1 को भी और अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब जब ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देगी तो हम देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या आएंगे। सबसे पहले हम लोग कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स की बात करेंगे, और अब आप लोग मुझे लिखवाएंगे कि अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक कर दें तो अल्फा 1 कहाँ है और क्या फर्क पड़ेगा। सबसे मेजरली अल्फा 1 वेसल्स में है, वेसल्स में है। जो अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं नॉर्मली करवाएगा, क्या करते हैं ब्लैडर और वेसो, आयरन, हाँ मैं कार्डियोवैस्कुलर बात कर रही हूँ ना, तो इसमें सिर्फ वेसोडाइलेशन हो जाएगी। तो अगर बेटे वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको पता है क्या हो जाएगी? वेजो डायलेशन, ठीक है। सो वेजो डायलेशन अगर हो जाएगी तो इससे नुकसान क्या होगा, कोई बता सकता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, और बीपी कम हो जाता है, अगर हाइपरटेंशन में रिफ्लेक्स यूज ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया, देखो ना वेजो डायलेशन हो जाएगी यानी आपका बीपी कम हो गया, इसको बैरोरिसेप्टर सेंस करेंगे, वो आपके ब्रेन स्टेम को कहेंगे जी एक्टिविटी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, हार्ट की तरफ एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट की तरफ अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। सो इसका एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम साथ में ना बीटा 1 ब्लॉकर भी दे दें, सही है। जब हम बीटा 1 ब्लॉकर दे देंगे तो उससे जो हार्ट के ऊपर बीटा 1 है वो तो ब्लॉक हो जाएगा, तो चाहे नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से ज्यादा आएगा, जब बीटा 1 ही नहीं है तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा। सो इस तरह रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया सॉल्व आउट किया जा सकता है अगर हो, समझ आइए। तो अल्फा 1 ब्लॉकेज की वजह से जो फिनॉक्सीबेंजामीन करता है, आपके पास होगा क्या? रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया, और ओवरऑल बीपी आपका कम हो जाएगा। अल्फा 2 को भी ब्लॉक करता है, तो अल्फा 2 की वजह से क्या होगा? वो इनहिबिशन, जो सेंट्रल इनहिबिशन थी, उस पे अल्फा इफेक्ट 2 की होगा। वजह से, अल्फा 2 नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा। हाँ वेरी गुड, अल्फा 2 की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 2 ब्लॉक हो जाएंगे, फीडबैक इनहिबिशन नहीं रहेगी, तो वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा। अगर वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा बेटे तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करना शुरू कर देगा। नॉरएपिनेफ्रिन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो चूंकि हमने अल्फा 1 को ब्लॉक किया हुआ है तो मे बी, और वो भी नॉन कंपेटिटिवली ब्लॉक किया हुआ है, तो उसकी वजह से मे बी आपके जो वेसल्स के इफेक्ट है वो तो ना आए, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन जाके हार्ट के ऊपर तो लगेगा, ब्रोंक्योल्स के ऊपर तो जाके लगेगा, तो उधर ये मसले कॉज करेगा, यानी कि ये आपके पास टैकीकार्डिया कर सकता है, रिदमिया कर सकता है, बहुत एक्सेसिव ब्रोंकोडायलेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अब जब ये बहुत ज्यादा ट्रैकीकार्डिया कर देगा ना, और इधर देखो क्या हुई है, वेजोडायलेशन हुई हुई है। जब वेजोडायलेशन हुई हुई है तो आपका जो फ्लो है, जो आपका वीनस रिटर्न है वो बहुत कम हुआ हुआ होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिलेगा जितना वो रिक्वायर्ड कर रहा है, या उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना उसको चाहिए, तो चेस्ट पेन और एंजाइना की तरफ पेशेंट जाएगा। इसलिए फिनॉक्सीबेंजामीन यूज नहीं की जाती, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट अल्फा 2 की वजह से बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो ये बस आपने इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो याद रखना है, और ये आपको आता है अगर आपने पीछे से पढ़ लिया हुआ अच्छे से। दूसरी बात आ जाती है इसके यूजर्स की, अगर आप इसको पहले यूज करते थे तो कहाँ यूज करते थे और कैसे यूज करते थे, तो वही बात है जो भी एक बेटा कर रहा था कि हम इसको फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज करते थे। फियोक्रोमोसाइटोमा में बेसिकली आपके पास एक ट्यूमर होता है, और वो ट्यूमर क्या कर रहा होता है, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा बनाता है। नॉरएपिनेफ्रिन जब ज्यादा होता है तो वेजो कंस्ट्रक्शन और उससे हाइपरटेंशन हो रही होती है, इसलिए हम देते हैं। लेकिन देखो देने का फायदा कहाँ है, वही साथ में आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा भी तो हो रहा है, तो इसमें भी ज्यादा होता है और ये देने से भी ज्यादा होता है, तो फिर हम देते ही नहीं है, सही है। हाँ, लेकिन हम लोग, जैसे वो बच्चा ये बात कर रहा था कि हम अगर इसके साथ सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर दे दें तो फिर हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि बीटा 1 को ब्लॉक करके आप हार्ट को डिप्रेस कर दोगे, तो फिर इसके ये वाली एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी। तो हम दे सकते हैं अगर हम साथ इसके सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ओनली देंगे, ठीक है। दूसरी बात है बेटे, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं रायनाइड फिनोमेना में। रायनाइड फिनोमेना या रायनाइड फिनोमेना जो होता है, रायनाइड फिनोमेना में ये होता है
सर्दियों में ज्यादातर होता है कि आपकी ना जो सुपरफिशियल वेसल्स होती है इनकी ना कंस्ट्रक्शन होती है और आपकी जो फ्लो होता है ना स्किन की तरफ वो कम हो जाता है और स्किन में भी ना पेरीफ्री की तरफ फ्लो बड़ा कम हो जाता है। तो सर्दियों में आपको पता है इधर स्किन की तरफ फ्लो बड़ा कम हो जाता है तो ये बहुत नीली पड़ जाती हैं और इतनी ज्यादा पड़ जाती है कुछ लोगों में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, इधर सूज भी जाती हैं और इनमें नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो जाती है। इसको रेनॉल्ड फिनोमेना कहते हैं। तो इसलिए हम लोग ये देते हैं ताकि वेजो डायलेशन हो जाए और जब वेजो डायलेशन हो तो उसकी तरफ फ्लो थोड़ा पेरीफ्री की तरफ बढ़ जाएगा। वेजो डायलेशन से असल में ये होता है कि आपकी पेरीफ्री की तरफ फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट की तरफ फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, सो रेनॉल्ड फिनोमेना में भी इसको कहीं ना कहीं हम दे सकते हैं और इसी तरह फ्रॉस्ट बाइट में भी यही होता है कि कंस्ट्रक्शन हो जाती है पेरीफ्री स्किन्स वगैरह की तरफ, सो उसको ये बेहतर कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि इसके एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? सबसे पहली बात ये कि आपकी बीपी को ये कम कर देगा तो आपको क्या हो सकती है? हाइपोटेंशन। ठीक है, स्वेयर। हाइपरटेंशन के बाद हमने कहा ये आपके कार्डियक एक्टिविटी को एनहांस करने की कोशिश करता है, जिससे ये क्या कॉज करेगा बेटे? रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया। और रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया के साथ साथ कहता है नेजल स्टिफनेस भी कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हमारे पास ये नोजिया वॉमिटिंग करता है। और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा नॉर्मल अमाउंट में जरूरी होती है आपकी सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए। हमने कहा सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब तक नहीं होगी इजैक्यूलेशन नहीं होगी। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो विद इन सेकंड इजैक्यूलेशन हो जाएगी। हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें तो इजैक्यूलेशन बिल्कुल नहीं होगी और वो सेक्सुअल डिसफंक्शन में जाएगा। दैट्स व्हाई लोग इस ड्रग को नहीं लेते। आपसे पूछा जाए सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स का, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है या कंप्लायंस क्यों रिड्यूस है? सेक्सुअल डिसफंक्शन ईदर इन मेल और फीमेल्स लिबिडो कॉज करता है। दैट्स व्हाई लोग इसको लेते ही नहीं है। सो ये इनहिबिट करता है इजैक्यूलेशन वगैरह को भी, सो दैट्स व्हाई इसको लोग यूज नहीं करते। बड़ी प्रिकॉशंस के साथ आपने इसको यूज करना है सेरिब्रोवास्कुलर या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, क्योंकि इसका हार्ट के ऊपर भी सीन है और जब वेजोडाइलेशन वगैरह करेगा तो सप्लाई टुवर्ड ब्रेन भी इफेक्ट करेगा। कोई अगर सेरिब्रोवास्कुलर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो बड़ी एहतियात के साथ यूज करना है। सो ओवरऑल बेटे ये ड्रग है। अब देखो इस ड्रग को मत रट्टा लगाओ, जहन में सोचो फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा बीटा ब्लॉकर, और ये सारी कहानी आप खुद लिख सकते हो कि अल्फा ब्लॉकर से ये करती है, बीटा अल्फा 2 ब्लॉकर से ये करेगी, ये एडवर्स इफेक्ट है, उनको ऐसे बेहतर कर सकते हैं, नहीं करते एडवर्स इफेक्ट है, फलां है, यूज ही नहीं करते। इसलिए भी यूज नहीं करते सेक्सुअली डिसफंक्शन है, इसलिए भी यूज नहीं करते क्योंकि ये रिसेप्टर्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देती है, ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। क्लियर? इसलिए इसको छोड़ दिया है। सही है? एनी क्वेश्चन? मैम एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या है? एपिनेफ्रीन रिवर्सल यार अच्छा उसमें ये होता है फिर हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव जगहों पे इसका एक्शन आता है। जैसे मैं तुम लोगों को इसकी क्या एग्जांपल दूं? ठीक है, जैसे देखो अगर मैं ये कहूँ कि एपिनेफ्रीन एक्ट करती है अल्फा पे भी और बीटा पे भी, है ना? तो अगर मैंने या नॉर एपिनेफ्रीन, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हो रही है ना, तो इसने अल्फा पे भी एक्ट करना था और बीटा पे भी एक्ट करना था। चूंकि मैंने साथ में ड्रग देके अल्फा को ब्लॉक किया हुआ था तो इसका मतलब है बीटा के ऊपर इसके जो इफेक्ट आने हैं वो तो आएंगे, उन इफेक्ट्स को नहीं हम रोक सकते, वो नहीं रिवर्स किए जा सकते बीटा वाले इफेक्ट्स। ये कुछ कैड्स मैंने 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल फियोक्रोमोसाइटोमा दिया हुआ है, फिनॉक्सीबेंजामीन दी हुई है या आपने सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर दी हुई है, तो आप सिर्फ अल्फा के ऊपर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के इफेक्ट को रोक रहे हैं, आप बीटा के ऊपर उसके इफेक्ट्स को नहीं रिवर्स कर रहे। बीटा की वजह से हार्ट रेट बढ़ना है, बीटा की वजह से ब्रोंकोडायलेशन होनी है, तो वो होके रहेगी। ठीक है, सो उसने कहा हुआ है कि अगर आपने नॉर एपिनेफ्रीन को ब्लॉक भी कर दिया, यानी आपने नॉर एपिनेफ्रीन के फंक्शन को इनहिबिट भी कर दिया, तो फिर भी बीटा की जो इफेक्ट आने हैं, बीटा के ऊपर जो इफेक्ट आने हैं एपिनेफ्रीन के, वो जरा ज्यादा ही आ रहे होंगे, या इस तरह की कोई 2-3 लाइन जो उसने लिखी हुई है जिसको वो एपिनेफ्रीन रिवर्सल फिनोमेना के साथ एसोसिएट कर रहा है। ये मैं जरा आपको फिर दोबारा भी एक दफा देख के बता दूंगी। ठीक है, जी अभी मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद बेटे आपकी ये फिनॉक्सीबेंजामीन है। फिनॉक्सीबेंजामीन के बाद बिल्कुल इसी तरह आसान से आपके पास फिनल्टमीन है। अगर आपको रिसेप्टर उनकी गेम आती है तो आपको फिनल्टमीन भी आती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि फिनल्टमीन कंपेटिटिव है, यानी उतनी स्वेयरली ब्लॉक नहीं करती जितनी ये करती है, और दूसरा हमने कहा ये रिवर्सिबल ब्लॉकर है, रिसेप्टर को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करती है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर आपके पास नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन ज्यादा हो जाएगा। ब्लॉकेज की जहां तक बात है तो जाहिर है ये अल्फा को भी ब्लॉक करेगी और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी, और हाफ लाइफ
लाइफ इसकी कितनी होती है, 4 आवर्स होती है। सो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आ जाती है कि हम लोगों की वजह से, इसकी वजह से इफेक्ट क्या आएंगे बेटे, सेम इफेक्ट आएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि जरा ये नॉन कम्पेटिटिव है और थोड़े टाइम के लिए एक्ट करती है, सो इसको हम लोग डायग्नोज करने के लिए या शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज शायद आप लोगों को कल बताई है या नहीं बताई, कि जो एपिनेफ्रीन होता है ना, वो हम लोग आईवी देते हैं, ठीक है। अगर ये वेसल्स में से निकल के बाहर स्किन की तरफ जाएगा तो ये काफी टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है, वहां पे एपिडर्मल नेक्रोसिस वगैरह करता है। तो उस नेक्रोसिस के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात वही कि अगर आपका नॉरएपिनेफ्रीन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है और हार्ट रेट वगैरह बहुत ज्यादा है, इसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, ये आपको ज्यादा समझ आएगा सीवीएस में, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी हम फेनिल्टमीन दे सकते हैं, क्योंकि ये फॉरन अल्फा 1 को ब्लॉक करेगी और आपके बीपी को कम करने में हेल्प करेगी। सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में हम इसको यूज करते हैं। और वैसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब ये है कि अगर हमने ना हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ड्रग दी हुई है, फॉर एग्जांपल बेटे हमने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ना क्लोनिडीन दे रहे हैं। क्लोनिडीन से बेसिकली आपको पता है क्या होगा, अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा। अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा तो नॉरएपिनेफ्रीन कम होगा। नॉरएपिनेफ्रीन जब कम होगा तो इस पेशेंट का बीपी भी कम होगा। अब ये बीपी कम रहेगा, फॉर एग्जांपल ये 110/70 है, लेकिन मसला ये आता है कि जैसे ही आप ये ड्रग्स छुड़वाते हो ना, तो बीपी एकदम शूट कर जाता है। तो क्लोनिडीन विड्रॉल की वजह से आपके पास क्या होगा, जैसे हमने क्लोनिडीन छुड़वाना है या उसको रोकना है, हाइपरटेंशन की मेडिकेशन रोकनी है, तो उससे उसका बीपी एकदम क्या होगा, शूट कर जाएगा, क्योंकि ये जो इफेक्ट हमने इनहिबिट किया हुआ था ये ज्यादा हो जाएगा, तो उसका बीपी समझ लो एकदम 170/120 आ जाएगा। तो ये जो एकदम से हाइपरटेंशन क्रिएट हुई है विड्रॉल की वजह से, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी हम फेनिल्टमीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ज्यादा आपने जरा सेकंड पॉइंट क्या बताया एपिनेफ्रीन वाला, इंट्रावेनस अच्छा, वाला? एपिनेफ्रीन जो है वो एपिडर्मल नेक्रोसिस कॉज करता है। सो उसकी वजह से अगर नेक्रोसिस वगैरह कहीं पे हो रही है तो उसको रिवर्स करने के लिए भी हम लोग फेनिल्टमीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात है, हम लोग इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो बेसिकली विड्रॉल की वजह से हो रहा है उसमें भी हम यूज करेंगे। ये विड्रॉल वाली बात मैं आपको फिर समझा देती हूँ, आपकी बुक में बड़ी छोटी सी लिखी हुई है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये बात वो लिखता है कि अगर एक पेशेंट को आप लोग क्या दे रहे थे, क्लोनिडीन दे रहे थे, ठीक है। अब क्लोनिडीन से ये हो रहा है कि उसके अल्फा 2 जायरा स्टिमुलेट हो रहे हैं। अल्फा 2 जब स्टिमुलेट हो रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ज्यादा हो रही है। फीडबैक इनहिबिशन ज्यादा हो रही है तो आपका नॉरएपिनेफ्रीन कम हो रहा है। नॉरएपिनेफ्रीन जब कम हो रहा है तो आपके पास बेटे क्या हो रही है, बीपी कम हो रहा है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही उतनी जितनी होती है नॉरएपिनेफ्रीन से। सो आपके पास बीपी कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका बीपी जो है वो रह रहा है 100/60, ठीक है। अब जिस दिन हमने उसको क्लोनिडीन छुड़वानी ना, जिस दिन हमने क्लोनिडीन उसको छोड़ देनी, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली स्टिमुलेट कर रही थी, तो जाहिर है ये हमारे पास जो है वो अब स्टिमुलेट नहीं होगा इतना ज्यादा, जैसे इसकी फीडबैक इनहिबिशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो नॉरएपिनेफ्रीन एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो बीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जब बीपी बहुत ज्यादा होगा तो इसको अपोज करने के लिए या इस हाइपरटेंशन क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर दे देंगे साथ, जैसे कि फेनिल्टमीन दे सकते हैं। तो वो क्या करेगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को आपको ट्रीट करने में हेल्प करेगी। एक ये चीज। दूसरी वहां पे उसने ना छोटी सी बात की हुई है, हाँ, इसको हम रिबाउंड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं, जो विड्रॉल की वजह से होता है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसने बताई दी है, वो ये एक ही लाइन में बताई गई है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। उसने ये बताया हुआ है कि अगर एक बंदा ना टायरमीन ले रहा है, ठीक है। अब टायरमीन बेसिकली हम लोग लेते नहीं है, ये टायरमीन आता है चीज के अंदर बहुत ज्यादा। तो अगर आप लोग ना चीज ले रहे हो, ठीक है, चीज में बेटे आ जाता है टायरमीन। अब टायरमीन की ये खसूसियत है कि ये ना आपके जीआईटी ट्रैक से ना एब्जॉर्ब ही नहीं होता, सही है। ये जीआईटी ट्रैक के ऊपर, इसके ऊपर एक्ट कर देते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस, तो ये यहीं पर डिग्रेड हो जाता है और ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता। लेकिन हम लोग अगर कहें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को कोई सीएनएस का मसला चल रहा था और वो साथ में ना मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा था, तो उसका ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज तो जाहिर है यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब उसने साथ में चीज भी ले ली, चीज में टायरामीन था, टायरामीन यहाँ पे डिग्रेड नहीं होगा तो टायरामीन उसकी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब ब्लड में टायरामीन एब्जॉर्ब होता है तो टायरामीन पता है क्या करता है, एक फिनोमेना करता है जो आप सीएनएस में भी पढ़ोगे, इसको हम कहते हैं टायरामीन डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना, ठीक है। क्या करता है, टायरामीन डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना।
ये मुझसे वाइवा में पूछा गया था, नहीं आता था मुझे खैर। तो टायरामीन डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना ये होता है बेटे कि टायरामीन जब आके आपकी इस सिनेप्टिक टर्मिनल में जाता है, ये वेसिकल में स्टोर होने की बहुत टेंडेंसी रखता है। अब चलो तुम खुद वेसिकल में स्टोर हो जाओ, उसका मसला कोई नहीं है, लेकिन ये वेसिकल में नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस कर देता है। अब वेसिकल की टेंडेंसी है, थ्योरेटिकली मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे 50 नॉरएपिनेफ्रिन है तो वही रहेंगे। अब जहां पे जब टायरामीन आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वो इस नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस कर देगा, इसको रिलीज कराना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बेटे टायरामीन ले लिया, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना शुरू हो गया, तो जाहिर है नॉरएपिनेफ्रिन जाके अल्फा 1 पे लगेगा, और अल्फा 1 पे लगेगा तो उसकी वजह से आपका बीपी बहुत ज्यादा हो सकता है। सो उस इफेक्ट को अपोज करने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर दे देंगे, यानी फेनिल्टमीन दे देंगे। तो आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास क्लोनिडीन विड्रॉल या tyramine consumption with monoamine oxidase inhibitor can be reversed by phenyltamine। आपको ये समझ आनी चाहिए कि phenyltamine इन दोनों चीजों को कैसे अपोज कर रहा है। इन दोनों की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा हो रहा है, वो अल्फा पे लग के बीपी बढ़ा सकता है, phenyltamine अल्फा को ब्लॉक करके बीपी को कंट्रोल करेगा। ये बात तंग तो नहीं की, किसी को समझ आई है? क्या बताया मैंने? मैम इसका मतलब यही है कि हम चीज लेते हैं ना, तो हम इसके साथ एंटीडिप्रेशन हमने मोनोमाइन ले लिया। ऑक्सीडेज, हाँ। अब जब एंटीडिप्रेशन आप लोग तो पढ़ेंगे ना फिर मसला मोनोमाइन बनेगा ऑक्सीडेज हाइपरटेंशन। इनहिबिटर, मोनोमाइन तो फिर ऑक्सीडेज इनहिबिटर जब आप पढ़ेंगे सीएनएस में बहुत डिटेल से, तो उसमें लिखा हुआ है कि इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप टायरामीन कंटेनिंग कोई भी एजेंट नहीं ले सकते। अगर आप टायरामीन लोगे तो वो एब्जॉर्ब डिग्रेड नहीं होगा और वो आपके अंदर हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। मोनोमाइन के साथ आप टायरामीन नहीं ले सकते, और अगर ले लिया तो फिर आपको साथ फेनिल्टमीन या कोई भी अल्फा ब्लॉकर भी लेना पड़ेगा बीपी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हाँ, कोई भी फेनिल्टमीन या कोई भी अल्फा ब्लॉकर सिलेक्टिव भी हम ले सकते हैं आगे जाके, तो दोनों को करता है ना, सिलेक्टिव भी ले सकते हो। लेकिन इसका ये देखो ना कि अगर ये सिर्फ अल्फा 1 पे तो नहीं ना कर रहा है, अल्फा 2 पे भी एक्ट करता है ना। लेकिन अच्छी बात है, जरा शॉर्ट टर्म के लिए करता है तो ज्यादा देर के लिए नहीं करता। तो ये इसकी बातें हो गई। अब बेटे हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अभी तक हम लोग सिर्फ अल्फा ब्लॉकर पे ही बैठे हुए हैं, और अल्फा ब्लॉकर में हमने कहा हमारे पास जो है वो नॉन सिलेक्टिव भी है और सिलेक्टिव भी है। नॉन सिलेक्टिव में जस्ट होप कि आपको समझ आ गई है, हमने कहा नॉन कंपेटिटिव एंड कंपेटिटिव, और नॉन कंपेटिटिव में आपने फिनॉक्सीबेंजामीन पढ़ी मेरे साथ, और कंपेटिटिव में आपने फेनिल्टमीन पढ़ी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा सिलेक्टिव। सिलेक्टिव बड़े इंटरेस्टेड है, इनकी थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यूज बहुत ज्यादा होते हैं। बस ये पोर्शन पढ़ने पे मैं आपको छुट्टी देती हूँ। सो सिलेक्टिव के अंदर बेटे हम लोगों को पता है कि अल्फा बी आगे से ना सिलेक्टिव है, यानी हम कहते हैं अल्फा सिलेक्टिव, जाहिर है अल्फा 1 पढ़ेंगे और अल्फा 2 पढ़ेंगे। अब जो अल्फा 2 सिलेक्टिव है ना, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अल्फा 2 की। अल्फा 2 सिलेक्टिवली एक एजेंट था जिसको हम कहते हैं योहिम्बीन। ठीक है, अब ये जो योहिम्बीन था, ये थेराप्यूटिक इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको वो जो होते हैं ना हकीम वगैरह, ये जड़ी बूटियों में से मिलता है, और हकीम इसको यूज करते हैं सेक्सुअल फंक्शंस को लड़कों को बेवकूफ बना के देते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब इनिशियली तो ये यही करेगा कि ये आपके अल्फा 2 को जाके ब्लॉक कर देगा। जब बेटे अल्फा 2 ब्लॉक हो जाएगा तो मुझे ये बताओ कि आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी कि बढ़ कम हो जाएगी? जाएगी, ज्यादा कम हो हो जाएगी। अल्फा अ, 2 ब्लॉक हो जाएगा तो इनहिबिशन खत्म हो जाएगी। इनहिबिशन खत्म हो जाएगी तो आपकी ज्यादा हो जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। जब बेटे सिंपैथेटिक ज्यादा एक्टिविटी हो ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से, अच्छा ये देखो कि इनिशियली जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो उनमें अलर्टनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फ्लो बढ़ता है टुवर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कंस्ट्रक्शन होती है, इरेक्शन भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर ये मसला है कि सिंपैथेटिक ओवरफ्लो की वजह से, उन्हें हमारी तरह फार्मा नहीं पढ़ी, उन्होंने ज्यादा फार्मा पढ़ लिया है, तो सिंपैथेटिक ओवरफ्लो जब होगा तो आपको पता है ये क्या कॉज करना शुरू कर देगा, फॉरन से इजैक्यूलेशन, और ये फिर वो सेक्सुअल डिसफंक्शन में जाना शुरू होगी। तो यही बात है कि ये जड़ी बूटियां या फिर ये दवाइयां जो इन पर्पसेस के लिए, इनके ऊपर थेराप्यूटिकली बैन है, लेकिन अगेन फिर ये अभी स्टिल इस एरा में भी यूज हो रही हैं। बहरहाल ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये यूज नहीं होती, इसकी थेराप्यूटिक को इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हमारे पास आ जाती है अल्फा 1। अल्फा 1 की भी बेटे आगे स्पेसिफिसिटी आ गई। अब मुझे वैसे बताओ अल्फा 1 किधर है आपकी ब्लड ब्लड वेसल्स में, वेसल्स में, आई में, आईज ब्लैडर में में। और ब्लैडर में। ठीक है, तो आईज वाली तो बात हमारी ग्लूकोमा में आ गई, ग्लूकोमा हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अब बात आ गई ब्लड वेसल्स की और ब्लैडर की। देखो जल्दी से रिकॉल कर लो, अगर ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉक करूंगी तो वेजोडाइलेशन हो जाएगी और हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ मसला क्या होगा कि आपकी यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगी ना, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है ना अल्फा, तो यूरिनरी रिटेंशन आपके पास नहीं होगी। यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगी तो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब एक पेशेंट आया है,
वो कह रहा है डॉक्टर साहब नहीं, मुझे पेशाब का तो कोई मसला नहीं, बस मैं बीपी का मसला है। तो देखो अगर मैं उसको अल्फा 1 ब्लॉकर दूंगी ना, पहली तो बात है मैं उसको सिलेक्टिव दूंगी, सिलेक्टिव में से भी अल्फा 1, और अल्फा 1 में भी अगर मैं उसको नहीं सिलेक्टिव करूंगी, उसका बीपी तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसको हर 2-4-5 मिनट बाद यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है? नहीं। इसी तरह अगर सिर्फ उसको ब्लडर का मसला है, वो कह रहा है जी डॉक्टर साहब मुझे ना सिर्फ यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज्यादा है, बीपी का मेरा कोई मसला नहीं है, तो जब मैं उसको यूरिनरी रिटेंशन इसके थ्रू करने की कोशिश करूंगी, अपोज करने की कोशिश करूंगी, तो बीपी का मसला शुरू हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने देखो कितनी स्पेसिफिकली ब्लडर में अलग रखे हुए हैं, रिसेप्टर वेसल्स में अलग रखे हुए, और इंसान को कहा है जी दरियाफ्त करो। फिर इंसान ने दरियाफ्त कर लिया। अब इंसान ने ये दरियाफ्त कर लिया कि हमारे पास जो अल्फा 1 है वो भी आगे से सिलेक्टिव है, अल्फा 1A और अल्फा 1B। ठीक है, अल्फा 1B से याद रखना बेटे, ये होते हैं ब्लड वेसल्स में। ये किधर होते हैं? ब्लड वेसल्स में। अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है उसका सिर्फ बीपी 140/120 है, मैंने उसके ब्लडर के बारे में क्वेश्चन कर लिया, एग्जामिनेशन कर लिया, हिस्ट्री ले ली, उसको ब्लडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अल्फा 1B सिलेक्टिव ड्रग्स देनी है उसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। और अल्फा 1 सिलेक्टिव के अंदर भी जो ड्रग्स मेरे पास आ जाएंगी वो कौन सी आ जाएंगी? हमारे पास उसके अंदर आएंगी पैराजूसिन, टेराजूसिन और डॉक्साजूसिन वगैरह। ठीक है, सो हम उसके अंदर भी क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएंगे। सो पैराजूसिन, टेराजूसिन और डॉक्साजूसिन। और अगर बेटे उसको ब्लडर का प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लडर के अंदर मसला क्या आ रहा है कि यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज्यादा है, तो मुझे यूरिनरी रिटेंशन को इनहिबिट करना है। इनहिबिट करने के लिए मैं सिलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर्स दूंगी। और सिलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर्स के अंदर आपने याद रखना है ड्रग ऑफ चॉइस जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, क्योंकि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में रिटेंशन होती है, तो वो हमारे पास है टेम्सिलोसिन। ठीक है, इसी तरह साथ में हमारे पास अल्फा जोलूसिन भी, जोसिन भी हो सकती है और साइलोडोसिन भी हो सकती है, लेकिन टेम्सिलोसिन याद रख लो तो ये भी मोर देन इनफ है। अब मुझसे एक एमसीक्यू सुनो, वो कह रहा है कि जो हमारे पास एक पेशेंट आया और अपॉन एग्जामिनेशन हमें पता चला कि पेशेंट को हाइपरटेंशन तो है, उसका बीपी तो रेज्ड है, लेकिन ब्लडर की कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो अब आपके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? पैराजोसिन। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि एक पेशेंट आया है और उसको बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है, यूरिनरी रिटेंशन तो है, लेकिन उसको एसोसिएटेड कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टेम्सिलोसिन। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और उसको साथ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया भी है, तो बी ड्रग ऑफ चॉइस आपके पास पैराजोसिन। क्लियर? तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर देखनी है, एमसीक्यू में आती है, आपने देखनी है। उसके बाद बेटे वही बात है कि अगर हम लोग अल्फा 1A और 1B ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो इनके यूजेस क्या हैं? तो इनके यूजेस यही हैं कि अगर आपको क्या हुई हुई है, हाँ आपको क्या हुई है, हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में दे सकती हूँ, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में दे सकती हूँ। अब यूज के साथ ना आपने पेशेंट को एक चीज बतानी है कि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कॉज करता है। ठीक है, इसको हम लोग इसका कहते हैं फर्स्ट डोज इफेक्ट। फर्स्ट डोज इफेक्ट में ना सिनकपी होती है। आपने उसको ये समझाना है कि अगर तुमने पैराजूसिन टेराजूसिन ले ली है तो इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हें सिनकपी की एक एपिसोड आएगी, यानी लेने के बाद तुम बेहोश हो जाओगे, लेकिन ये फर्स्ट डोज इफेक्ट है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। बस ये है कि इसको रिड्यूस करने के लिए पहले उसको 1/4 पार्ट दे दो गोली का, फिर 1 सेकंड पार्ट दो, फिर वो जब इससे फेमिलियल हो जाए तो फिर प्रॉपर गोली यानी उसको रिड्यूस डोजेस में उसको स्टार्ट कराओ। तो ये एक इसकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन वाली बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटे कहता है कि हाइपरटेंशन के लिए आपने पैरा या टेराजूसिन, आगे में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाइपरटेंशन, अकेले नहीं यूज करते, वैसे भी मल्टीपल थेरेपीज में करते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल थोड़ी बेटर हो जाती है। वैसे अगर हम बात कर लें तो एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकता है? एडवर्स इफेक्ट यही आ सकता है कि ये आपको एक तो यही ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है ना, आपकी सिनकपी कॉज कर सकता है, दूसरी ओवरऑल हाइपरटेंशन करेगा, उससे रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा। देन वही बात है कि ए सेक्सुअल डिसफंक्शन मैंने आपको बताया, सब में आप घुसेट देना, एंड साथ आपके ना डीसीनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस कॉज कर सकता है। एंड देन बेटे आपके पास जो अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 मैंने आपको समझा दिया कि ये ट्री से, बार्क से, उसके पत्तों से पता नहीं ली जाती है, और ये सिलेक्टिव अल्फा 2 को इनहिबिट करती है, और ये आपकी नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाती है, और ये सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट नहीं करती, गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये उसको फर्दर खराब कर देती है। और ना सिर्फ सेक्सुअल डिसफंक्शन बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखो सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ ये भी तुम लोग एसोसिएट कर लो कि अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, इजैक्यूलेशन तो होगी, इरेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि इरेक्शन के लिए तो पैरासिम्पैथेटिक चाहिए। तो जब अंडर ड्रग डोज आपने सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा किया हुआ है तो
इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। क्लियर? सो ये जो अल्फा 2 ब्लॉकर्स है ये ट्रीट नहीं करते सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को, बल्कि फर्दर इसको कॉज करते हैं। सो दिस इज योर अल्फा ब्लॉकर कॉन्सेप्ट टिल नाउ। बीटा ब्लॉकर वाली बात हम लोग कल करेंगे, और वैसे हम ना भी करें तो वो आपकी बहुत ज्यादा आगे जाके रिवाइज होगी। यहाँ तक आपको किसी को कोई भी इशू है तो मुझसे पूछ ले। फेनॉक्सीबेंजामीन, फेनिल्टमीन आनी चाहिए। देन अल्फा और बीटा ब्लॉकर की भी बहुत ज्यादा वेटेज है क्योंकि ये एमसीक्यू पक्का आता है, ठीक है। सो पैराजूसिन, टेराजूसिन, टेम्सिलोसिन एंड देन अल्फा 2 में योहिम्बीन, जो कि बेसिकली एसोसिएटेड विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न या कोई इशू है? मैम एक दफा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन वाला रिपीट कर दी। ठीक है बेटा, इसमें ये होता है कि ये आपके जाके अल्फा 1 बी को ब्लॉक करता है ना। जब इसको ब्लॉक करता है तो क्या होती है? वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होती है तो आपका बीपी कम हो जाता है। पहली दफा जब आप ड्रग लेते हो ना तो बहुत ओवर रिस्पॉन्स करते हैं रिसेप्टर, ठीक है। नॉर्मली अगर 30 to 40% रिसेप्टर ने ब्लॉक होना है तो मे बी 50 to 60% ब्लॉक हो जाए। तो जब वो ओवर रिस्पॉन्स करेंगे, एक्सेसिव वेजोडाइलेशन होगी, बीपी बहुत ज्यादा फॉल करेगा। आपको पता है जब बीपी फॉल करता है तो ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई इफेक्ट होती है, आपकी ब्रेन की तरफ 2 to 3 सेकंड्स के लिए सप्लाई जैसी रिड्यूस होगी तो आप बेहोश हो सकते हो, सिनकपी हो जाती है। लेकिन साथ ही फिर आपकी बॉडी उसके साथ ओवरकम कर लेती है और वो प्रॉपर होश पे आ जाता है। तो आप इसको बताना है कि ये दवाई लेने से चक्कर आते हैं या आप बेहोश हो सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल है। ये पहली डोज लेने से सबके साथ होता है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया कि गोली को थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में देते हो ताकि बॉडी एकदम ओवर रिस्पॉन्स ना करे। तो पहले हम अगर एक पूरी गोली है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके 1 क्वाड्रेंट पार्ट पेशेंट को खिलाते हैं एक दिन, दूसरे दिन हम आधी खिलाते हैं, तीसरे दिन हम फिर 1/3 एंड 4th डे फिर हम पूरी खिलाते हैं। तो फिर बॉडी एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो नहीं करती ड्रग को, ठीक है। थोड़ी सी वो उससे सेंसिटाइज हो जाती है, ओके ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला है आप किसी को? नो मैम। ओह थैंक यू सैफुल्लाह बेटे, लेकिन आपको तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा और सारा रिस्पॉन्ड। अच्छा तो अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि टिल नाउ हम लोगों ने एएनएस में क्या पढ़ा हुआ है और आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। और आप मुझसे क्या पूछे बेटे, मैं आपको अभी 2 दिन दूंगी, मंडे ट्यूसडे को इसको रिवाइज करने के लिए। जब आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, थर्सडे और फ्राइडे हम 2 दिनों में देखना सीवीएस कर लेंगे और आप ये सारा सीवीएस मुझे करा देंगे। वो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको क्योंकि वो सारा यही रिपीट होगा। अलीजे सॉरी बेटे, आपका ना वो मैसेज अनरीड रह गया, आप बोल दो मुझसे क्या क्वेश्चन था, मैं फिर आपको थोड़ा सा एएनएस के बारे में गाइड कर दूं। मैम वो क्लियर हो गया था क्लोनिडीन वाला, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन अभी ये पूछ रही थी जो अल्फा 1 है वो उसमें जो अल्फा 1 तो ये रिटेंशन कॉज करती है या फिर वो उसको इनहिबिट करती है? नहीं इनहिबिट। देखो जब सोचो ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा आया हुआ है ना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 1 मिनट रुक जाओ मुझे यूरिन करना है, मैं आती हूँ मैं फिर तुम्हें सीधा करती हूँ, ऐसे नहीं करूंगी। यूरिनेशन का रिफ्लेक्स आपकी जब स्ट्रेस होता है ना वो खुद इनहिबिट हो जाता है। इसका मतलब है सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब अल्फा 1 ए को स्टिमुलेट करती है तो ये क्या करते हैं, ब्लैडर में डिट्रोजल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी यूरिनेशन को इनहिबिट कर देते हैं। जब यूरिनेशन इनहिबिट होती है इसका मतलब है ब्लैडर में यूरिन पड़ा रहता है, तो पड़ने रहने को हम कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। तो सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है, ठीक है, खुद करता है। अब यूरिनरी रिटेंशन सिंपैथेटिक सिस्टम से होती है, जब हम लड़ाई कर लेते हैं, हम घर आते हैं, हमें सुकून आता है, हमें फिर पेशाब भी, यूरिनेशन भी आ जाती है, हम चले जाते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है ना बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के साथ, उस बेचारे में भी ना यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, उसमें वैसे यूरिनरी रिटेंशन हो रही है क्योंकि आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे इसके अंदर जो मसल्स है उनका हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, दिस एंड दैट। अब साथ में सिंपैथेटिक एक्टिविटी मजीद रिटेंशन करती है, इसलिए हम सिंपैथेटिक को ब्लॉक कर देते हैं ताकि फर्दर रिटेंशन उसकी बॉडी में ना हो और यूरिन का जो पैसेज है वो थोड़ा बहुत आसान हो सके, एनहेंस हो सके, ठीक है। सो सिंपैथेटिक यूरिनरी रिटेंशन करता है। अगर हम इसे ब्लॉक करेंगे तो हम यूरिनेशन के प्रोसेस को इनहेंस करेंगे, यूरिनेशन कॉज करेंगे। दो साइड हो गए थे ना, बचपन में ना छोटे बच्चे जब बहुत रेत खा लेते, या मैं खुद भी बहुत ज्यादा ये चूना एंड रेत, तो कहते थे, रो रहे थे कि मुझे यूरिन आ तो रहा है लेकिन वो ना पास नहीं हो रहा। तो उसमें तो खैर ये होता है कि आपकी जो वो यूरेटर है वो ब्लॉक हुआ होता है, लेकिन इसमें यही सीन होता है कि पेशेंट के अंदर रिटेंशन हो जाती है, यूरिन पास ही नहीं होता, उसको यूरिनेशन का मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्स ही नहीं आता और उससे फिर बहुत सारे मसले, क्योंकि अगर यूरिन यहाँ पे बहुत ज्यादा देर के लिए रिटेन रहेगा तो आपको पता है ये वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, बहुत सारे मसले। तो इसमें फिर हम लोग ये ब्लॉक कर देते हैं, सही है, क्लियर। ब्लॉक कर देके हम यूरिनेशन करते हैं। जी बेटे। मैम हमने टेम्सिलोन दिया पेशेंट को, यूरिनरी रिटेंशन तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जो मसला है बिनाइन हाइपरप्लेजिया वो भी खत्म हो जाएगा या बस सिर्फ यूरिनरी रिटेंशन का मसला है वो?
अच्छा, यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा पहले इनिशियली, क्योंकि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में उसका जो होता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड, उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हुई हुई होती है, सही है। तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ऑलरेडी नर्विंग होती है, अगर रिटेंशन होगी तो उसके लिए बड़ी पेनफुल होती है। अब इसमें एक अप्रोच तो होती है, क्योंकि एक सिम्टम ये होता है कि यूरिनरी रिटेंशन है। दूसरी अप्रोच, ये भी आपका एक अलग टॉपिक है, मैं आपको यूरिनरी सिस्टम में पढ़ाऊंगी। दूसरी अप्रोच ये होती है बेटे के इसमें ज्यादा ये हो रहा होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ना, वो बेसिकली हाइपरप्लेजिया कॉज कर रहा होता है ना। तो हम टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करते हैं, और उसके लिए जो पता नहीं ड्रग होती है, फिनेस्टेराइड होती है, मारूफ अगर है हमें करेक्ट करें, या एक और ड्रग होती है हाँ जिससे हम यस बेसिकली यस टेस्टोस्टेरोन की जो हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन एंड देन इसका हाइपरप्लेजिया है ना, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश बेसिकली रायगा ही जाती है, एट दी एंड हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, कोई टेस्टोस्टेरोन आगे एक्टिव हो जाता है, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और वो इसका हाइपरप्लेजिया करता है। तो एंड पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है। और ये प्रॉब्लम इतना कॉमन है, मेल्स में रन करता है, 40 इयर्स के बाद लीगलाइज कर दिया गया है कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के लिए आप अपनी टेस्टिंग कराएं। सबको, मेरे दादा अबू की डेथ सिर्फ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से हुई, नाना अबू को, मामू को, ये बहुत कॉमन है, फैमिलीज में भी रन कर रहा है, वैसे भी इसकी रेशो बहुत बढ़ चुकी है। तो एट द एंड आपको सर्जरी करनी पड़ती है अगर आप इसको इनिशियली कंट्रोल। जी जी, इस वजह से हुआ, मेरा मुंह भी इस वजह से हुई। आपकी भी फैमिली में कुछ ऐसी डेथ हुई? यस, प्रोस्टेट इस वजह से। हाँ बिल्कुल। और ये हाइपरप्लेजिया, आपको पता है बेटे, एक जगह पे अगर हाइपरप्लेजिया, आपको पैथोलॉजी रिकॉल करो, हाइपरप्लेजिया को ट्रीट ना करो तो क्या स्टार्ट होगा वहां पे? मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया को ट्रीट नहीं करोगे तो डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया को ट्रीट नहीं करोगे तो कार्सिनोमा। यस, तो ये बात है, प्रोस्टेट कैंसर स्टार्ट हो जाता है, फिर वो नॉन ट्रीटेबल। टेम्सोलॉन के साथ हम फिनेस्टेराइड कंबाइन यूज कर सकते हैं फिर हाँ, बिनोन प्रोस्टेट में। फेमिस्टेराइड, हाँ ऐसे यही फेमिस्टेराइड ही देते हैं, मैं आपका अलग टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, तो ये इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब बात बेटे आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, इसमें कोई भी मसला अभी तक है ना, मुझे कन्वे करो। मैंने आपको सबसे पहले इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाई, फिर हमने इसका कोलिनर्जिक पोर्शन पढ़ा, और हमने उसकी सारी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी पढ़ी, एंड देन एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ लिया। इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट, उसकी ना मैं छोटी सी वीडियो मेरी बनी हुई है, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, वो आपने सुननी है, वो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। बाकी इसके जो सिंपैथेटिक में अल्फा बीटा एक्टिविटीज है, ये बहुत अच्छी आनी चाहिए सारे सीवीएस के लिए। अब आपने देखा बीच में हमने थोड़ा थोड़ा टच किया ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पे बेस करता है, कार्डियोवैस्कुलर तो टोटली इस पे बेस्ड करता है, यूरिनरी सिस्टम की मसला भी सिर्फ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की फार्मा आनी चाहिए, वो भी इसी पे बेस करता है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिक्स होती हैं जो आगे आपकी फर्दर क्लियर होती जाएंगी। अब मैं आपको बता रही थी बीटा ब्लॉकर्स, तो मैं ऐसे करती हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर है बीटा ब्लॉकर का, बहुत अच्छा, अगर आप आज कर लें बड़ी अच्छी बात है, आपका कल एएनएस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कल आपको बीटा ब्लॉकर्स करा देंगे। लेकिन देखो बेटे, बीटा ब्लॉकर्स को समझने की कोशिश करो। बीटा ब्लॉकर में पहले तो ये समझ लो ना कि बीटा है किधर, आपको आता है बीटा 1 किधर है और बीटा 2 किधर है, किधर है? बीटा 2 किधर है? स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये ब्रोंको डायलेशन करता है, तो क्या मैं बीटा 2 को ब्लॉक करना चाहती हूँ? कभी भी नहीं। मुझे किसी पेशेंट में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इसलिए बीटा ब्लॉकर की कोई थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है जो प्रोपेनोलॉल है, मैंने खुद ये 3-4 महीने खाई है ड्रग, ये भी प्रोपेनोलॉल बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती है। ये वो पेशेंट ले सकते हैं जिनमें और कोई मसला नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज नहीं है, कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज नहीं है, एस्थमा नहीं है, निमोनिया नहीं है, टीबी नहीं है, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी नहीं हुई ना, तो प्रोपेनोलॉल बड़ी अच्छी ड्रग है, ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती है, सस्ती भी बड़ी आती है, मतलब 100 रुपए की कोई 300 गोलियां आ जाती हैं इसकी। तो ये आप लोग देते थे, स्टिल अभी देते हैं, लेकिन आप फौरन रूल आउट करते हो बेटे अगर आपको कहीं पे भी नजर आ रहा है ना कि इसके अंदर रेस्ट का कोई 1% रिस्क है, फिर आप नहीं दे सकते। अब प्रोपेनोलॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोचो अगर ये बीटा 1 को ब्लॉक करेगी तो क्या करेगी, ये आपके हार्ट रेट को कम करेगी, ये आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगी, कार्डिक आउटपुट को कम करेगी। ये आपको कहाँ चाहिए? ये आपको चाहिए हार्ट फेलियर में, ये आपको एंजाइना में चाहिए, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में चाहिए, ये आपको रिदमिया में चाहिए। तो इन सारे केसेस में आप प्रोपेनोलॉल दे सकते हो, लेकिन ज्यादा के नाम से तो नहीं आती। हाँ हाँ यस,
इनरोल के नाम से आती है, यस। छोटी सी डिब्बी के अंदर होती है, पिंक से कलर की या ऐसे पर्पल से कलर की गोली सी होती है। Yes, enroll. हाँ हाँ, वेरी गुड, वही। अच्छा, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि ये आपके हार्ट के सारे फंक्शंस को डिप्रेस करती है। इसी तरह बेटे ये आपकी किडनी से भी इसको कम करेगी। जब किडनी से आपके पास जाहिर है वेजो कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी बीपी को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। तो बीटा 1 ब्लॉकर का जो सारे का सारा इफेक्ट है ना, वो सोचो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है। ये आपके हार्ट को डिप्रेस करता है और ये आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन को अपोज करता है। सो हेंस आपके अंदर ये हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। मैं आपको एक वीडियो सेंड कर देती हूँ, अगर आप उसको सुन लेते हैं बेटे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप नहीं सुनते तो भी मैं आपको मंडे वेडनेसडे से इंशाल्लाह हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगी, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। बीटा 2 तो हम देते ही नहीं, सो इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। नॉन सेलेक्टिव प्रोप्रानोलोल बीटा 1 स्पेसिफिक आप दे सकते हैं, अच्छी बात है। सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यही पढ़ने वाले हैं हम। नहीं, बीटा 2 हम लोग है ही नहीं थेराप्यूटिकली। एक कोई इसमें मेरा ख्याल है ड्रग थी बुटक्समीन या कुछ ऐसी ड्रग है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम वो सिर्फ दुश्मन को ही दे सकते हैं जिसमें हमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करनी है। नॉर्मल बंदे को हम नहीं देते, ठीक है। सो ये आपकी जो है वो ये ना फार्मा, इसमें अभी मैं आपको 2-3 दिन दूंगी। हाँ, मैं आपको कल क्लास है। आप इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। अभी मैं आपसे अभी आपको मैं कोलिनर्जिक एगनेस्ट का टेस्ट सेंड कर रही हूँ, आप कर लें। कल संडे है, तो कल आप लोग जो है वो मैं कोशिश करती हूँ, मतलब आप रिलैक्स करें, मैच देखें और एड्रिनर्जिक पार्ट को रिवाइज करने की कोशिश करें। मंडे को बेटे अगेन आपका एड्रिनर्जिक, ट्यूसडे को कोलिनर्जिक एंड वेडनेसडे को पूरा टेस्ट में लूंगी, ताकि एकदम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये फाइनल रिवीजन के लिए मैं आपको दिन दूंगी एएनएस के, इसके बाद नहीं दूंगी। वेडनेसडे तक अपना एएनएस प्रॉपर तरीके से क्लियर करें। सिर्फ अभी नहीं, आपको मेडिसिन में बहुत हेल्प करेगा, हर जगह पे हेल्प करेगा। सो एएनएस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे मैं आपको सीवीएस कराऊंगी, ठीक है। मैम कल आप है या कल क्लास है या नहीं? कल डिपेंड्स, आप लोग देख लें। अगर आप बीटा ब्लॉकर वीडियो से पढ़ लेते हैं, कल मैच में एंजॉय कर लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ते तो मैं और मैम मंडे ट्यूसडे क्लास होगी या सिर्फ टेस्ट होगा? सिर्फ टेस्ट, ये 3 दिन आपके मैं सिर्फ टेस्ट लूंगी, ताकि आप जो है वो ईएनएस को बहुत अच्छा कर लें और थोड़े रिलैक्स हो जाएं। मैम आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी रिकॉर्डिंग टाइम पे सेंड कर दीजिएगा। बेटे बस वो थोड़ा सा यही प्रॉब्लम आ जाता है कि मैंने भी तो साथ जाना होता है।